हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीवाई एकेडमी पर। हम डीवाई एकेडमी के थ्रू आप लोगों को पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के सेकंड सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स सेकंड सब्जेक्ट को कंप्लीट कराएंगे, जिसमें हम आज पहला चैप्टर लेकर आए हैं। पहला चैप्टर है आपका वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है आपका वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वेव मोशन कैसे करती है और उसके अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं। तो इस चीज में ये चैप्टर 1 है हमारा, चैप्टर फर्स्ट। तो इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि वेव मोशन में हमारे पास जो वेव है उसको हम क्यों पढ़ते हैं या वेव का काम क्या होता है। तो हमारे पास प्रकृति में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा को पहुंचाने का जो काम किया जाता है वो केवल दो ही तरीके से किया जा सकता है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण यानी कि एनर्जी ट्रांसफर, ऊर्जा स्थानांतरण। ऊर्जा का स्थानांतरण केवल दो तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका होता है हमारा या एक प्रकार होता है पदार्थ की गति के द्वारा, पदार्थों की गति, या पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? द्रव्य की गति। या तो द्रव्य या पदार्थ गति कर रहे हों या स्थानांतरित हो रहे हों। या स्थानांतरित हो रहे हों, तब हमारी ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो सकती है। और दूसरा तरीका होता है वेव मोशन या तरंगों के द्वारा। तो दूसरा प्रकार क्या होता है? तरंग गति द्वारा। तो ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ एक तो पदार्थों की गति या पदार्थों के स्थानांतरण द्वारा, दूसरा होता है हमारा वेव मोशन या तरंग गति के द्वारा। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही चीजें पढ़ेंगे कि तरंग गति के द्वारा जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो कैसे होता है, तुम्हारी तरंग क्या होती है, तरंग के प्रकार क्या होते हैं, और भी चीजें पढ़ेंगे। तो अब पदार्थों का गति से जो स्थानांतरण करता है ये ऊर्जा का, वो कैसे करता है उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं आप लोगों के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई लोहे की रॉड है और उसको किसी तपती हुई भट्टी में एक किनारे को रख दिया जाए। मान लीजिए हमारा मार्कर जो है यही एक लोहे की रॉड है, इसके एक सिरे को जब हम लोहे तपती हुई भट्टी में रखेंगे तो इसमें क्या होगा? जो लोहे के पार्टिकल है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे, तो यहां से जो हीट एनर्जी है वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। उसी प्रकार हमारी तरंग गति से ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, उसमें क्या हो रहा है? ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है। तो ध्वनि मेरे से निकल के जो दूसरी तरफ जा रही है वो क्या हो रही है? एक तरंग के रूप में जा रही है। तो तरंग के रूप में कौन सी ऊर्जा गई? ध्वनि ऊर्जा या ध्वनि ट्रांसफर हो गई। तो इस प्रकार हमें पता चला ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके पहले टॉपिक पर, वो क्या है? वेव। तो देखते हैं हम वेव क्या होती है। तो अगली हेडिंग डालते हैं हम वेव। वेव या तरंग। व्हाट इज वेव? वेव क्या होती है हमारी? वेव एक प्रकार का डिस्टरबेंस होता है। क्या होता है? एक प्रकार का डिस्टरबेंस। और वो जो डिस्टरबेंस होता है वो उत्पन्न कैसे होगा? मान लीजिए हमारे पास कोई तालाब है, उसमें हमने कोई कंकड़ डाल दिया, तो कंकड़ डालने पर क्या हुआ? वो पानी एक जगह का बैठा, बैठने के बाद उस पानी में क्या होगा? प्रत्यास्थता का गुण होता है सॉरी, उस प्रत्यास्थता के गुण के कारण पानी अपनी जगह आने की कोशिश करेगा। तो जब पानी अपनी जगह आएगा तो गति कर रहा होगा। गति करने के समय मान लीजिए हमारे पास ये एक तालाब है और इसमें हमने यहां एक पत्थर डाला। तो जैसे ही हमने इसमें एक पत्थर डालेंगे तो इसमें क्या होगा? इसकी बाहरी सतह से पानी ऐसे इधर की अंदर की तरफ जाने लगेगा।
क्यों जाने लगेगा? क्योंकि यहां से पानी दबा था, तो ऐसे करके डाला, पानी दबा। जब पानी इधर दबा तो पानी इधर अंदर की तरफ जाने लगा। तो प्रत्यास्थता का गुण भी यही कहता है हमारे कि जब हम किसी चीज वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो उसकी आकृति में विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो वो जो अब बल बाह्य बल हटा लें उसके ऊपर से, तब क्या होता है, वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है। तो जैसे ही डाला तो ये पुनः अपनी स्थिति में आने के लिए पानी साइड से उसमें जाने लगेगा। फिर यहां पर हमारा दूसरी फैक्टर होता है जड़त्व, वो रोल प्ले करता है। जड़त्व क्या कहता है हमारा, यदि कोई वस्तु या पदार्थ गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहता है, और भ्राम की अवस्था में है तो भ्राम की अवस्था में रहना चाहता है। तो यहां से जो पानी इस छेद में या जहां कंकड़ डाला वहां जा रहा था, वो सब जगह का पानी इधर जाने लगेगा। जब पानी इधर जाने लगेगा तो ये जब ये गड्ढा या जहां पत्थर डाला था वो जगह भर भी जाएगी, तब भी जड़त्व की वजह से पानी और इधर जाने लगेगा। तो इस प्रकार यहां पर गर्त और सुरंग बन जाते हैं, यानी कुछ लहरें उठी हुई और कुछ लहरें दबी हुई बन जाती हैं। तो ये इस प्रकार से हम वेव को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं कि परिभाषा कैसे देंगे इसकी हम। तो वेव की परिभाषा देने के लिए हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास कोई पार्टिकल कंपन कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, कंपन कर रहे होते हैं, तो जो डिस्टरबेंस पैदा हुआ है वो पार्टिकल को क्या कराएगा, कंपन कराएगा, और उन कंपन करने की वजह से एक तरंग संचरित होती है या ऊर्जा संचरित हो जाती है। उस ऊर्जा संचरण को ही क्या कहते हैं, हम तरंग कहते हैं। जैसे हमने अभी मान लीजिए एक रस्सी लेते हैं और कहीं बांध देते हैं उस रस्सी को, एक रस्सी ली हमने और ये ऐसे बांध दी। जब बांधी ये रस्सी हमने और यहां पर क्या किया, बांधने के बाद एक सिरे को पकड़ के हमने इसमें झटका दिया। तब जब हमने इसमें झटका दिया तो इसका एक सिरा क्या हुआ, ऊपर हुआ। तो यहां क्या हुआ, इसके जो पार्टिकल के साम्यावस्था थी वहां से कण ऊपर की तरफ चले गए। कहां पहुंच गया पार्टिकल का कण, वहां पहुंच गया। अब ये जो डिस्टरबेंस पैदा हुआ है ये डिस्टरबेंस कहां जाएगा, ये आगे की तरफ बढ़ने लगता है। देखिए कैसे, ऐसे करके ये वहां पर जो ऊपर था पार्टिकल वो कहां आ गया, अपनी साम्यावस्था में आ गया। यहां जो साम्यावस्था में था वो पार्टिकल कहां चला गया, ऊपर चला गया। ऐसे ही एक और कंडीशन ले लेते हैं। तो इस बार क्या होगा हमारे पास, इस बार हम इसको थोड़ा सा और पास दिखा देते हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ, आप लोग देख पा रहे होंगे कि अब जहां रस्सी बंधी हुई थी वहां पर जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ है या डिस्टरबेंस पैदा हुआ है, वो डिस्टरबेंस कहां हुआ, एक जगह से आगे की तरफ चला गया। यही क्या हुआ, यह डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है और जो पार्टिकल के कण होते हैं वो अपनी जगह पर ही रहते हैं। इस चीज को आप प्रैक्टिकली देख सकते हो। एक रस्सी लेना, उसके ऊपर कोई चौक लगा देना या टेप लगा लेना, उसके बाद रस्सी में बम्प पैदा करना या झटका लगाना, तो रस्सी लहरती हुई आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी या तरंग उत्पन्न हो जाएंगी उसमें, लेकिन जो टेप वाला हिस्सा था वो अपनी ही जगह पर कंपन करेगा। तो वेव को उत्पन्न करने के लिए या तो पार्टिकल अपनी जगह कंपन कर रहे होते हैं या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अपनी जगह पर कंपन कर रहे होते हैं। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब कंपन करते हैं या पार्टिकल अपनी जगह कंपन करते हैं तो तरंग बन जाती है। तो ये इस प्रकार से हम तरंग की डेफिनेशन दे सकते हैं। तो आगे अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ वेव पर। तो अगला हेडिंग देखते हैं हम, टाइप्स ऑफ वेव। तरंग के प्रकार। तो तरंग के जो प्रकार होते हैं वो माध्यम के आधार पर तरंग दो प्रकार की होती हैं। माध्यम के आधार पर तरंग कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी मैकेनिकल वेव, ये किसके आधार पर बता रहे हैं हम वेव को, माध्यम के आधार पर। ये जो मैकेनिकल वेव होती है इसको चलने के लिए पदार्थ या माध्यम की आवश्यकता होती है।
यानी कि जब ये तरंग बनती है तो वहां पर क्या होता है, पदार्थ या माध्यम मौजूद होता है और उस पदार्थ या माध्यम के कण कंपन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से तरंग हमारी आगे चलती है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई कण ये है और ये कैसे कंपन कर रहा है। कंपन करने पर ये आगे की तरफ क्या बन जाएगी, तरंग बन जाएगी। या मान लीजिए कोई कण ऐसे कंपन कर रहा है तो तरंग हमारी ऐसे भी बन सकती है। तो इसके भी अभी प्रकार बताएंगे, इस टाइप से भी तरंग कैसे बनती है। तो यहां क्या हो रहा है, कण अपनी जगह कंपन कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टरबेंस पैदा हुआ है यांत्रिक तरंग में, ये क्या करता है, अपने आकार को बदले बिना तरंग आगे चलती रहती है। क्या होता है, तरंग निश्चित चाल से आगे की तरफ बढ़ती रहती है। और जो मैकेनिकल वेव होती है इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं, जैसे आप मार्क कर सकते हो एक इंपोर्टेंट पॉइंट, जब मैकेनिकल वेव चल रही होती है तो ये वास्तविक रूप से वेव में क्या चलता है, वेव में चलता है आपका ऊर्जा एवं संवेग। यानी कि किसका चलन हो रहा होता है या कौन गति कर रहा होता है, तो ऊर्जा एवं संवेग गति कर रहे होते हैं। और हमारे पास जो कण होते हैं, कण अपने ही जगह पर, जैसे मैंने यहां बताया, कण क्या हो रहा है, दूसरा पॉइंट मार्क कर सकते हो, कण क्या होते हैं, बिना स्थानांतरित हुए अपनी जगह पर कंपन करते हैं। लिख सकते हो आप लोग, माध्यम के कण बिना स्थानांतरित हुए अपनी जगह पर कंपन करते हैं। और वेव आगे बढ़ती जाती है या ऊर्जा एवं संवेग आगे बढ़ते जाते हैं। अब हमने दो कंडीशन देख ली कि मैकेनिकल वेव में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, ऊर्जा और संवेग का संचरण हो रहा होता है, और माध्यम के कण बिना स्थानांतरित हुए अपनी ही जगह पर या साम्य अवस्था के ऊपर या नीचे या आगे या पीछे कंपन कर रहे होते हैं। तीसरी चीज और हमें याद रखनी है, यहां पर हमारे पास जो द्रव्य होता है वो अपनी ही जगह पर स्थिर रहता है, और यांत्रिक तरंग को कराने के लिए दो चीजें मस्ट होती हैं। एक होता है उस माध्यम में, उस माध्यम के अंदर या माध्यम में प्रत्यास्थता एवं जड़त्व का गुण होना अनिवार्य है। जड़त्व का गुण होना चाहिए, तभी हमारी मैकेनिकल वेव उत्पन्न हो सकती है या बन सकती है। इसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो, जल में उत्पन्न तरंगें, ध्वनि तरंगें। तीसरा एग्जांपल लिख सकते हो इसका, स्प्रिंग की तरंग या स्प्रिंग तरंग। आदि और भी तरंगें आपकी मैकेनिकल तरंगें हो सकती हैं। तो आगे चलते हैं इसका दूसरा टाइप पर, जो हम माध्यम के आधार पर तरंगों को वर्गीकृत कर रहे हैं। तो दूसरा टाइप देखते हैं इसका क्या होता है, इसे मिटा देते हैं हम। तो पहला टाइप हो गया आपका मैकेनिकल वेव, दूसरा टाइप होता है आपका नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव, इन्हीं वेव का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या नाम होता है दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन तरंगों का क्या होता है, इन तरंगों को चलने के लिए या संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला पॉइंट मार्क करके ये भी लिख सकते हो, इन तरंगों को चलने के लिए, इन तरंगों को संचरित
होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लोग सोचोगे कि जब इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तो ये फिर तरंगें कैसे संचरित हो रही होती हैं? तो ये तरंगें जो संचरित हो रखी होती हैं हमारी या हो रही होती हैं, वो संचरित होती हैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत होने के साथ साथ कंपन करने पर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के लंबवत हों और अपनी साम्य अवस्था के अनुसार कंपन कर रहे हों, तब वहां पर हमारी नॉन मैकेनिकल वेव उत्पन्न होती है। जैसा मैं अभी स्टार्टिंग में जब वेव की डेफिनेशन बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टरबेंस उत्पन्न हुआ है वो माध्यम में भी उत्पन्न हो सकता है या बिना माध्यम या पार्टिकल ना हो तब भी उत्पन्न हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल तो है नहीं, तो इसीलिए हमें इन तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसको आप देख भी सकते हो ये कैसे तरंग संचरित होती है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। जब वाई एक्सिस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड होता है तो जो हमारे पास तरंग संचरण की दिशा होती है वो एक्स एक्सिस में होती है, यानी एनर्जी ट्रेवल किधर कर रही होती है? हमारी एक्स एक्सिस में एनर्जी ट्रेवल कर रही होती है। तो इस प्रकार ये टाइप्स ऑफ वेव में हमारा दूसरा पार्ट खत्म होता है, नॉन मैकेनिकल वेव। इसका एग्जांपल भी देख सकते हो। इसमें और इंपॉर्टेंट बात क्या लिख सकते हैं हम, इनकी जो स्पीड होती है या चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। कितनी होती है? जो नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं उनकी स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि प्रकाश के चाल से ये लोग तरंगें चल रही होती हैं। यह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? एक दूसरे के लंबवत है। इनका प्रकार आप लोग देख सकते हो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उनमें आने वाली सभी तरंगें हमारी नॉन मैकेनिकल वेव कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल में आप लोग देख सकते हो, प्रकाश किरणें हो गई, यूवी रेज हो गई, अल्ट्रावायलेट, रेडियो एक्टिव हो गई या रेडियो वेव, माइक्रोवेव हो गई, इंफ्रारेड हो गई, एक्सरे आदि। ये तरंगें किसका प्रकार हो गई? नॉन मैकेनिकल वेव का प्रकार हो गई। तो इस प्रकार हमारा टाइप्स ऑफ वेव खत्म होता है माध्यम के आधार पर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव में दूसरे तरीके से। तो दूसरा तरीका क्या कहता है हमारा टाइप्स ऑफ वेव के अंदर, कि हमारे पास जो पार्टिकल थे उनका जो कंपन हो रहा था उनकी दिशा के आधार पर वेव कितनी प्रकार की होती हैं। तो देखते हैं उनके आधार पर वेव कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। तो टाइप्स ऑफ वेव में आगे देखते हैं हम। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव में दूसरे तरीके से हम वेव को कैसे वर्गीकृत करते हैं। पहला तरीका हमने माध्यम के आधार पर वर्गीकृत किया था, अब हम करते हैं कणों के कंपन के आधार पर। कणों के कंपन के आधार पर वेव्स के प्रकार। तो पहला प्रकार क्या होता है हमारा? पहला प्रकार होता है ट्रांसवर्स वेव। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगें।
इनमें क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगों में हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं या कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन कर रहे होते हैं। यानी कि हमारे पास मान लीजिए ये कोई कण है, तो ये कण हमारा कंपन माना अप्स एंड डाउन कर रहा है, तो जो तरंग का संचरण होगा वो इस प्रकार से होगा। यानी कि आप यहां देख सकते हो हमारे पास इन दोनों के बीच क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमारे पास ये क्या चल रही है, ये वेव है, और ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहा है। पार्टिकल कंपन कर रहा है और वेव आगे की तरफ चल रही है। तो इसको क्या कहते हैं हम, पार्टिकल जब हमारा लंबवत कंपन करता है और वेव जो हमारे पास पार्टिकल है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करता है, उस प्रकार की तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं वो कहां कहां उत्पन्न हो सकती हैं, ये केवल हमारी रिगिडली बॉडी में उत्पन्न हो सकती हैं। किसमें, रिगिडली बॉडी, यानी कि दृढ़ पदार्थ या दृढ़ बॉडी में उत्पन्न हो सकती है बस। तो दृढ़ क्या होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये केवल सॉलिड में उत्पन्न हो सकती हैं, और साथ ही साथ हमारे पास जो लिक्विड होता है उसके सरफेस पर भी हमारे पास ट्रांसवर्स वेव उत्पन्न हो सकती हैं। कहां, लिक्विड के सरफेस पर, सरफेस एट लिक्विड या वाटर, यहां भी क्या उत्पन्न हो सकती है हमारे पास, ट्रांसवर्स वेव उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ये भी कहां होता है, हमारा रिगिडली बॉडी होती है। इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हो आप लोग, मान लीजिए हमारे पास कोई एक रस्सी है, उसको हमने कोई हुक में बांध दिया, उसके बाद हमने एक बम प्रोड्यूस किया या झटका दिया, तो पार्टिकल ऐसे अप एंड डाउन कर रहे होंगे जैसे मेरा हाथ चल रहा है, और तरंग आगे की तरफ चल रही होगी। आप लोग ये प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। तो आगे अब हम देखते हैं, इसमें कुछ नई टर्मिनोलॉजी होती है वो देखते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास कोई वेव ऐसे चली, ये उसकी साम्यावस्था बना लेते हैं पहले हम। यहां क्या हो रहा है, हमारे पास जो पार्टिकल हैं उनके जो कंपन हो रहे हैं वो अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। यहां पर पार्टिकल था, ऊपर गया, फिर उसी जगह से नीचे आया, ऊपर नीचे कंपन कर रहा है, ये आगे नीचे भी आएगा। तो ये हमने एक स्थिति बनाई है, ये ऊपर है नीचे ऐसे हो रहा है। तो यहां पर जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी होती है वो कैसे हम देखते हैं, यहां पर जो साम्यावस्था से ऊपर की ओर अधिकतम दूरी चली जाती है किसी कण द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सुरंग। क्या कहते हैं, सुरंग कहते हैं। और किसी कण द्वारा साम्यावस्था के नीचे जितनी अधिकतम दूरी चली जाती है उसे हम कहते हैं गर्त। क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। आगे बात आती है हमारे पास, ये जो सुरंग हैं, गर्त हैं, ये एकांतर क्रम में बनते हैं किसी भी अनुप्रस्थ तरंग के अंदर। तो सुरंग बना, गर्त बना, फिर यहां सुरंग बना, आगे फिर क्या बना, आगे फिर गर्त बना। तो हमारे पास आप लोगों ने सुना होगा तरंग दैर्घ्य, काफी पढ़ा होगा आपने हाई स्कूल वगैरह में, हाई स्कूल से तो सभी लोग होते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये जो सुरंग है, दो सुरंगों के मध्य की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अनुप्रस्थ तरंग की तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग की तरंग दैर्घ्य। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम, लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। तो दो सुरंगों के बीच की दूरी क्या है, अनुप्रस्थ दो सुरंगों के बीच की दूरी क्या है, तरंग दैर्घ्य है। इसी प्रकार दो गर्तों के मध्य की दूरी भी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और हमारे पास अगर एक सुरंग और एक गर्त के बीच की दूरी ज्ञात की जाए तो वो कितनी होती है, वो होती है हमारी लैम्डा अपॉन 2। तो इसका एग्जांपल आप लोगों को मैंने बता दिया, कोई स्प्रिंग ली, उसको अगर हमने बम प्रोड्यूस किया, या कोई रस्सी है उसका प्रोड्यूस किया हमने। दूसरा एग्जांपल इसका, हमारे पास प्रकाश तरंगें जितनी भी थी, प्रकाश तरंगें हो गई, रेडियो वेव हो गई, वो सब किस में आती हैं, हमारी अनुप्रस्थ तरंग के अंदर आती हैं। अब हम चलते हैं कणों के कंपन के आधार पर तरंग के दूसरे प्रकार पर। तो ये प्रकार हुआ हमारा ट्रांसवर्स वेव, या इसी को हिंदी में क्या बोलते थे हम, अनुप्रस्थ तरंगें। दूसरा प्रकार होता है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव या अनुदैर्घ्य तरंगें।
लॉन्गिट्यूडिनल वेव या अनुदैर्ध्य तरंग है। इसका सबसे प्राइम एग्जांपल होता है ध्वनि तरंग। तो इसमें क्या बनता है हमारे पास, सबसे पहले हम जानते हैं इसकी परिभाषा कैसे देंगे हम। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें जो कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के समांतर चलते हैं, यानी कि जैसे जैसे तरंग चल रही होती है उसी दिशा में हमारे पास तरंग भी चल रही होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कण है और ये कण ऐसे क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। तो जब ये ऐसे कंपन कर रहे होते हैं तो तरंग या तो इधर चल सकती है या तरंग हमारी इधर चल सकती है। मान लीजिए ये वेव है, या तो वेव इधर बन सकती है एक्स डायरेक्शन में, या वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल सकती है। जब हमारे पास कण का जो कंपन हो रहा है वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा हो, तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हैं, कण कंपन कर रहे हैं, तो हमारे पास तरंग कैसी बनती है, या तो एक्स अक्ष की ओर या नेगेटिव एक्स अक्ष की ओर। तो इस प्रकार हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव की ये डेफिनेशन होती है कि तरंग संचरण की दिशा के समांतर जब कण कंपन करते हैं तो इस प्रकार बनी तरंग को लॉन्गिट्यूडिनल वेव या लॉन्गिट्यूडिनल तरंग कहते हैं। तो ये हुआ हमारा इसका डेफिनेशन। जैसे हमारे ट्रांसवर्स वेव कहां बन सकती थी, कहां नहीं बन सकती थी, उसी प्रकार जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है ये हमारी सभी जगह बन सकती है। यानी कि ये सॉलिड में भी बन सकती है, लिक्विड में भी बन सकती है और गैस में भी बन सकती है, यानी एयर में भी उत्पन्न हो सकती है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव ही एक ऐसी वेव होती है जो वायु में उत्पन्न हो सकती है। अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल में। ध्वनि तरंग हो गई टर्मिनोलॉजी की। जैसे हमने ट्रांसवर्स वेव में हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी, श्रृंग क्या होता है, गर्त क्या होता है, तरंग दैर्ध्य को कैसे डिफाइन करेंगे, उसी प्रकार हमारे जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है इसमें क्या होता है, इसका भी हम ग्राफ खींचते हैं। जैसे अभी हमने एक तरंग बना के दिखाई थी अनुप्रस्थ, ऐसे अनुदैर्ध्य तरंग बना के दिखाते हैं आप लोगों को। अनुदैर्ध्य तरंग के अंदर क्या होता है, हमारे पास जब कोई तरंग बनती है अनुदैर्ध्य, उसमें क्या होता है, हमारे पास जो कण होते हैं वो संपीड़ित होते हैं, फिर दूर दूर फैलते हैं। यानी कि यहां दो नए कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है संपीड़न और एक आता है विरलन। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है, उसको हमने एक किसी खंभे से बांधकर या किसी हुक में बांध दिया और खींच दिया। खींच के जब उसको हम छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, तरंग उत्पन्न होती हैं, और जो स्प्रिंग के छल्ले हैं वो कैसे जा रहे होते हैं या कैसे कंपन करके तरंग उत्पन्न करते हैं वो हम वाई फिगर देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई स्प्रिंग थी, वो हमने इस ब्लॉक से क्या किया, इस ब्लॉक से बांध दी। जब हमने इस ब्लॉक से इस तरंग को बांधा स्प्रिंग को, तो क्या होता है, तो इस प्रकार इसमें छल्ले बन जाते हैं स्प्रिंग के। तो जहां छल्ले पास पास होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, उस जगह को कहते हैं हम संपीड़न। क्या कहते हैं, संपीड़न। और जहां छल्ले दूर दूर होते हैं उसे कहते हैं हम विरलन या विरलन की अवस्था में। या इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं संपीड़न और विरलन को, जब हमारे पास कभी लॉन्गिट्यूडिनल वेव उत्पन्न होती है तो, या ऐसे बोले कि जब हमने कोई स्प्रिंग खींची एक हुक में बांधने के बाद, तो जो छल्ले जहां बहुत पास पास थे उस अवस्था को हम संपीड़न की अवस्था कहते हैं, और जहां हमारे पास स्प्रिंग के छल्ले दूर दूर थे उस अवस्था को हम विरलन की अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार ये संपीड़न और विरलन होते हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास वहां दो सुरंगों के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती थी या दो गर्त के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती थी, वैसे ही यहां पर दो संपीड़नों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, तरंगदैर्ध्य कहलाएगी। और इसे भी किससे प्रदर्शित किया जाएगा, इसको भी लैम्डा से प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि अगर कोई हमसे पूछने लगे कि अनुदैर्ध्य तरंग की तरंगदैर्ध्य को परिभाषित कीजिए, तो कैसे परिभाषित करोगे, संपीड़न से संपीड़न के मध्य की दूरी या क्रमागत संपीड़नों के मध्य की दूरी को अनुदैर्ध्य तरंग की तरंगदैर्ध्य कहते हैं। उसी प्रकार विरलन की भी विरलन और विरलन के मध्य की दूरी भी क्या कहलाएगी, तरंगदैर्ध्य कहलाएगी।
तो इस प्रकार हमारा वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन की पहली क्लास को हम यहीं बाइंड अप करते हैं, जिसमें हमने आपको टाइप ऑफ वेव बताया है और वेव का ओवरव्यू दिया है, वेव क्या होती है, इसका प्रकार भी हमने बता दिया है आपको। इसका सबसे प्राइम एग्जांपल ध्वनि होता है, ध्वनि तरंग होती है। और यदि हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।